दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सियासी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं, चूँकि आखिरी मरहले में पहुंच चुकी हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी हैं और कोशिश है उनकी कि कैसे दिल्ली चुनाव जीते जाएँ। इस वक्त दिल्ली कांग्रेस कमेटी जो है उसके स्टेट प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस वापसी की तैयारी कर रही है, वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है और क्या कुछ इनकी स्ट्रेटजी है, क्या कुछ प्लानिंग है। आपका इस्तकबाल है देवेंद्र जी। बहुत भाग दौड़ है साहब, बड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर के चूंकि बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं, अगले 2-3 दिन ही बचे हैं, क्या कहेंगे, माहौल क्या है, अभी तक का क्या रेस्पॉन्स है लोगों का? पहली बार कई सालों में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ लोग दोबारा से जुड़ रहे हैं। लोगों का विश्वास वापस से लौटा है। कहीं ना कहीं जो हमारी लीडरशिप की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लीडरशिप की डायरेक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीधी जो है जनता तक पहुंच रही है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता ने 10 साल ही बाद ही सही, लेकिन केजरीवाल जी को सही पहचानने में समय ज़रूर लगाया, लेकिन आज केजरीवाल जी को भी समझ चुकी है। लिहाजा आज लोगों में उत्साह है और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आज दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है, तो सुखद परिणाम के बहुत आसार हैं। ऐसी ऐसी उम्मीद है आपको? बिल्कुल। और हमने देखा कि चुनाव के आसपास ही मतलब तल्खियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। देखिए, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी आम आदमी पार्टी, मगर शुरुआत की अजय माकन साहब ने और उसके बाद फिर बहुत सारे लीडर्स उतरे और राहुल गांधी भी डायरेक्ट अटैकिंग मोड पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक कर दिया। ये स्ट्रेटजी मतलब जो है कैसे बदली? स्ट्रेटेजी बदलने की बात नहीं थी। जहाँ तक नेशनल लेवल पे एक अलायंस बना था, वो सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। उसी का एक छोटा सा हिस्सा आम आदमी पार्टी थी। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके का माहौल देखा है, या जिस तरीके से इन्होंने 10 साल दिल्ली को नज़रअंदाज करने का काम किया, दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली के साथ जो वादे किया था वो वादा खिलाफी करने का जो काम किया है, तो वो कहीं ना कहीं जनता में वो साफ नज़र आता है। और हमने ये तय किया था, हालांकि लोकसभा के समय भी मेरा पर्सनल राय तो यही थी कि हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। वो लगातार जहाँ जहाँ दलितों की बात आती है, माइनॉरिटीज़ की बात आती है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, उनके साथ कहीं ना कहीं जब भी उनके कोई मुद्दे आते हैं, उनकी बातें आती हैं, तो केजरीवाल जी नदारद नज़र आते हैं, हमेशा उनके खिलाफ काम करते नज़र आते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने समय समय पर आती रही है। लेकिन आज निश्चित ही जब एक हैवी एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लें, या जो इनका व्यवहार रहा है, जो इनका रुख रहा है विभिन्न जो वर्ग हैं उनके प्रति, तो उससे ज़रूर ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस की वो जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। ये आरएसएस की डायरेक्शंस ऐसे लेते हुए नज़र आते हैं। और आपको याद होगा, चाहे केजरीवाल जी कभी लिखते हैं आरएसएस चीफ को, किस किस हैसियत से आरएसएस चीफ को आप लिखने का काम कर रहे हैं। कोई शिकायत की जाती है, किसी सरकारी ऑफिसर से की जाती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पोस्ट हो, उसको उसको उसकी शिकायत की जाती है। आरएसएस के चीफ को लिखने का मतलब क्या है? वो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप उन वहीं से डायरेक्शन लेते हैं? ये कुछ इस तरीके के मामले थे जो सामने आए हैं। तो निश्चित ही हमारी लड़ाई इस देश को अखंड रखने की है, हमारी लड़ाई इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, हमारी लड़ाई दिल्ली की जनता को उसका न्याय दिलाने की है। और कहीं ना कहीं हम उसमें मुखरता के साथ आगे आए हैं, लोगों का हाथ थामा है, लोगों के दुख में, पीड़ा में, परेशानी में हम खड़े रहे। आज मुझे दुख भी होता है, लेकिन इस बात का सुखद अनुभव भी है कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए। एक तरफ एक पार्टी उसमें घी डालने का काम कर रही थी, दूसरी तरफ अपने घर में छिपके दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठ गए। ऐसे समय में राहुल गांधी जी आते हैं, हिंदू से, मुस्लिम से, उनसे मुलाकात करते हैं, एक आपसी जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो पहले रहते थे उसको कायम करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ज़रूर ये हमने एक स्ट्रॉन्ग फैसला लिया कि हम अलग ही चुनाव लड़ेंगे
और आगे किसी प्रकार का कोई समझौता आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रखने वाला। अच्छा, आगे होगा भी नहीं कभी, मतलब भविष्य में जैसे नेशनल लेवल पर तृणमूल कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी, वो तो खुल करके सपोर्ट कर दिया उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, और अखिलेश यादव और उनके बहुत सारे एमपीज जो हैं वो मैदान में उतरे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा नेशनल लेवल पर इंडिया देखिए, ब्लॉक के ऊपर? इनकी सच इनकी प्रेजेंस दिल्ली में कुछ है नहीं। हम्म। मैं हमेशा जो इंडिया ब्लॉक के साथी हैं उनको ये कहता रहा हूँ कि आप फिगर्स में ना जाकर, टीवी की और रेडियो की खबरों पर ना जाकर, अगर दिल्ली की वस्तुस्थिति देखेंगे, जिसमें केजरीवाल जी पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं, जिसमें केजरीवाल जी लगातार अपने आप को दलितों से, पिछड़ों से, हमारे मुस्लिम भाइयों से, अपने सिख भाइयों से दूरी लगातार बनाते जो दिख रहे हैं, उसको उसका संज्ञान लेना चाहिए उनको। और आज बदलते माहौल में कहीं ना कहीं मुझे जो महसूस होता है कि दिल्ली की जनता आज चुनाव लड़ रही है, और दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी फीलिंग्स जाननी चाहिए, ग्राउंड जीरो पर आकर उनको भांपना चाहिए, उसके पश्चात फैसला लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आपको नहीं लगता कि देखिए राहुल गांधी एक तरफ है, चूंकि फेस तो राहुल गांधी है, पार्टी प्रेसिडेंट जो है खड़गे साहब हैं, मगर फेस राहुल गांधी है। राहुल गांधी को छोड़ करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुन लिया, वजह इसके पीछे की क्या लगती है? क्या आप जैसा कह रहे हैं कि वो असलियत नहीं जानते जो टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल के जरिए जो उन तक हम खबरें एक पहुंचती बात हैं उनसे? मानते हैं जी। कि जो इंडिया ब्लॉक के खास तौर पे अखिलेश जी हों या ममता जी हों, इनका सबका एक एजेंडा जरूर तय है कि हमें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ डेटा पे अपना फैसला ले रहे हैं, क्योंकि हम पिछली 2 बार जीरो रहे, लिहाजा उनका मंशा ये जरूर रही होगी, उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद स्थिति वैसी है। लेकिन आज दिल्ली की स्थिति बदल चुकी है। आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है, उसके व्यवहार की वजह से, उसकी वादा खिलाफी की वजह से। और कहीं ना कहीं आज जब दिल्ली की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, तो उसका उनको संज्ञान लेना चाहिए था, तो निश्चित ही उनका फैसला ये बदलता। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी की है, मगर आम आदमी पार्टी तकरीबन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के जरिए बातें पहुंचाते हैं। उनका ये कहना है कि 2-3 वादे छोड़ करके, एक तो पॉल्यूशन पे ज़्यादा काम नहीं हो पाया, उसके लिए आसपास के जो स्टेट हैं उनको जिम्मेदार वो ठहराते हैं। दूसरा, यमुना का जो मामला है उसके लिए वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हम नहीं काम कर पाए। एक दो छोटे मोटे और इश्यूज हैं ऐसे जिनके ऊपर काम करना और ज़्यादा वो कह रहे हैं हमने एजुकेशन में काम किया है, बिजली फ्री दे दी। अब उनका देखा देखी जो है वो आपने भी मैनिफेस्टो में कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनकी नकल भी की गई है। तो आप कह रहे हैं वादा खिलाफी हुई, वो कह रहे हैं हमने पूरे वादे निभाए एक दो को छोड़ करके। तो दिल्ली की जनता बताएगी, मैं क्या क्लेम करता हूँ, केजरीवाल जी क्या क्लेम करते हैं। लेकिन मुझे ये बात ज़रूर नज़र आती है कि क्या आपने महंगाई कंट्रोल की, क्या आपने बेरोजगारों को रोजगार दिया, क्या आपने बुजुर्गों को पेंशन दी। आज जो पानी की बात कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है, या तो गंदा पानी पियो या फिर खरीद के पियो। आज 200 बिजली यूनिट का फायदा कितने लोगों को हो रहा है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं या वादा खिलाफी की अगर बात को मैं और आगे बढ़ाऊं, तो आपने आज दिल्ली की डेवलपमेंट रोक दी है। आप एजुकेशन की बात करते हैं, आज हालात ये है कि 2013-14 में जो प्राइवेट स्कूल पे डिपेंडेंसी 30% होती थी, आज 37% बढ़ गई है। आज जो स्कूल है, सरकारी स्कूल हैं, उनके वे आधे से ज़्यादा प्रिंसिपल आज नहीं है। उनका रिजल्ट लगातार आप ठीक करने के लिए 9वीं और 11वीं में फेल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या यही एजुकेशन मॉडल की बात करना चाहते हैं आप? क्या ऐसे हॉस्पिटल मॉडल की बात करना चाहते हैं कि 13-14 में 95 हॉस्पिटल्स होते थे पूरी दिल्ली में, आज वो घटके 92 रह गए हैं। और उसमें वो 3 प्रोजेक्ट्स भी हैं जो मिला के जो कांग्रेस के रेजिम में शुरू हुए, और आप कहते हैं कि हमने उनको शुरू कर दिया। उनको भी मिला लें तब भी 3 हॉस्पिटल्स कम हो गए। आपने वादा किया था कि हम हर मोहल्ले में क्लिनिक खोलेंगे। आज कितने मोहल्लों में क्लिनिक है? मात्र 500 मोहल्ला क्लिनिक आप क्लेम करते हैं, और उसमें से भी आधे की हालत क्या है वो हमने समय समय पर आपको दिखाने का काम किया। तो कौन से हॉस्पिटल, कौन सी हेल्थ, कौन से एजुकेशन के मॉडल की बात आप करना चाहते हैं? आप जाके उसकी वस्तुस्थिति तो चेक करिए। आप सिर्फ मॉडल के लिए, एग्जाम्पल के लिए 10 स्कूल दिखा देंगे, 10 हॉस्पिटल
जो हमारे पुराने बने हुए हैं उनको दिखा देंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है, माफ़ कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली की जनता को एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए और वो सॉल्यूशन आप दे नहीं पा रहे हैं। आज पिछले 10 साल में गरीबी इतनी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आपने राशन कार्ड बंद कर रखे हैं। कितने लोगों के राशन कार्ड आप नए बनाए हैं पिछले 10 साल में? और नए तो छोड़ दीजिए, जो बच्चे पैदा होते हैं पिछले 10 साल में मैं हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ कि उनके नाम तक ऐड नहीं हो पा रहे। तो कौन से मॉडल की बात आप कर कह रहे रहे हैं? हैं अव्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा हैं इसी की वजह से। बड़ा दुश्मन कौन है साहब कांग्रेस के लिए? बीजेपी या आम आदमी पार्टी दिल्ली में? जो मुख्य दुश्मन तो बीजेपी है, आपको हमें समझना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों ने 10 साल चेंज करने के लिए एक ऐसी पार्टी को मौका दिया जिसने ये क्लेम किया कि हम राजनीति बदलना चाहते हैं। जी। राजनीति तो बदलनी नहीं, लेकिन वो ज़रूर बदल गए। उनकी लाइफस्टाइल तो ज़रूर बदल गई। छोटी सी गाड़ी में आते थे, करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। कहते थे दो मकान के दो कमरे के मकान में रह लूँगा, शीश महल बना लिया है। आज सिक्योरिटी की कहते हैं कि मैं तो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आज 150 लोग पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के उनकी सिक्योरिटी में चलते हैं। लेकिन आज पंजाब वालों को तो हटा भ्रष्टाचार के दिया। मामले में आज भ्रष्टाचार के मामले में स्वयं तो जाते ही जाते हैं। उनकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट और एमएलएज जेल की हवा खा रहे हैं। लोकपाल, जिस लोकपाल के नाम पर आपने सरकार बनाई, वो लोकपाल कहाँ है? वो नदारद नजर आता है। तो जो जो व्यक्ति इनके खिलाफ कोई बोलने की बात करता है, अपनी आवाज़ उठाने की बात करता है, दलितों की बात करना चाहता है, मुस्लिम्स की बात करना चाहता है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अच्छा, लोग एक चीज़ और जानना चाहते हैं, चूँकि वो जो तल्ख़ी की बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के बीच में और उसके आपने क्लियर बता दिया कि भाई दिल्ली में वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, 10 साल में जो करने चाहिए थे। मगर कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि कहीं जो हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, महाराष्ट्र में और ख़ास तौर से गुजरात में और गोवा के अंदर भी जो असेंबली, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने डैमेज किया है सीधे तौर पर। जो नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है वो कांग्रेस को पहुँचाया है और उसका इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा बीजेपी को पहुँचाया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये भी वजह है, ये भी वजह है यहाँ पे मतलब ये इतनी दूरी की? डेफिनेटली देखिए, सारी चीज़ें आप ये सोच के देखिए कि हरियाणा चुनाव में जब तक आप हमारे साथ बात करते हैं, आप जेल में थे। जैसे ही आपकी समझौता ये टूटता है, आप अकेले लड़ने का फैसला करते हैं, अर्थात वोट की डिवीजन करने का फैसला करते हैं, तो आप बाहर भी आ जाते हैं। आप खुलेआम कैंपेन भी करके आते हैं। किस लिए आपने वहाँ पे चुनाव में उतरे? 1.46% लेकर, क्या आपको आइडिया नहीं था? आपको जानकारी नहीं थी? आपने सिर्फ और सिर्फ वोट की डिवीजन करने का काम किया। कांग्रेस को नुकसान करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने की कोशिश की है और आप ये लगातार करते रहे हैं। और आप भूल रहे हैं कि राजस्थान में भी इन्होंने इसी तरीके से कदम उठाए। आपने उत्तराखंड में भी इसी तरीके से मात्र 2% 3% पर सिमट कर आप आप दर्शाना क्या चाहते हैं? आप क्या एएमआईएम की एक दूसरी सिस्टर कंसर्न नहीं नजर आते? आपको जहाँ जहाँ पे वोट की डिवीजन भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने के लिए करनी होती है, आप वहाँ जाकर चुनाव लड़ते हैं। तो जनता देख रही है, जनता भी समझती है। तो ये निश्चित ही हमारे जो अलायंस पार्टनर्स नेशनल लेवल पे हैं, उनको भी देखना चाहिए। बिल्कुल, एमआईएम का ज़िक्र आपने किया। दिल्ली में वो कह रहे हैं सिर्फ़ 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो अगर कहीं कुछ आम आदमी हारती है या फिर कांग्रेस को भी मतलब सीटें उतनी नहीं मिलती या कांग्रेस के को भी हार का सामना देखना पड़ता है, तो हम ज़िम्मेदार नहीं है, वो ये कह रहे हैं। सिर्फ़ 2 ही सीटों पर लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं और क्यों उन्हीं मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र में आप लड़ रहे हैं, जहाँ पर आपको पता है कि वोट का डिवीजन होगा और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? तो ये देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये बी टीम्स का जब तक जनता जवाब नहीं देगी इनको, इन्होंने बिहार में जाके नुकसान किया, इन्होंने राजस्थान में कोशिश की कि भी नुकसान किया जाए, तो ये आम आदमी पार्टी हुई, एमआईएम हुई, कहीं ना कहीं ये वोट के डिवीजन का काम लगातार कांग्रेस के खिलाफ करती रही है, जिससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। मैं एक बात को मानता हूँ कि जब तक ये जो पार्टीज जो डिवीजन ऑफ वोट करने का काम कर रही हैं, इनको इनकी जगह नहीं दिखाई जाएगी, तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तब तक ये देश एक नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का काम ये करते हैं,
वो लगातार होता रहेगा। कांग्रेस का जो एक परंपरागत वोट बैंक की बात, हालांकि कांग्रेस चूंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और लंबे वक्त तक इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, तो जाहिर तौर पर तमाम लोग वोटर्स थे, मगर जो परंपरागत वोट बैंक है वो पिछड़ा, दलित, खासतौर से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक। अब वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, पिछले 10-12 साल में अगर हम देखें, और कई सारे स्टेट हैं जहां पर वो खिसका है, दूर हुआ है। दिल्ली की क्या पोजीशन है और क्या लगता है आपको? वो दूर तो हो गया, मगर उसको जोड़ा कैसे जाए, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? मुझे ये बात मानने में कोई वो नहीं है कि लगातार जो हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक था उसको टारगेट करके उसको डिवाइड किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हो या इसमें अन्य ताकतें बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि कांग्रेस, जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को जो साथ लेकर चलना चाहती है, उसको लगातार कमज़ोर कैसे किया जाए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में हम उन जो हमारे ट्रेडिशनल वोट है उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको जोड़ा जाए, और उसी के चलते चाहे हमारी लगातार राहुल गांधी जी देश के विभिन्न कोनों में जाकर इस तरीके के सम्मेलन भी कर रहे हैं जिससे कि हमारा खोया हुआ वोट बेस है वो वापस जुड़ सके। हमने हमेशा ही, और कहीं ना कहीं ये एक्सपोज भी हम इन लोगों को कर रहे हैं कि ये डिवीज़न ऑफ वोट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी तरफ से एफर्ट्स जारी हैं, और मुझे खुशी भी है कि उतने ही तेज़ी के साथ वो वापस भी आ रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं अगर दिल्ली में बात करूं तो निश्चित ही हमारा विश्वास जगा है कि हमारी जो मुस्लिम वोट्स हैं, सिख वोट्स हैं, हमारी जो दलित वोट्स हैं, वो भारी तादाद में कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे सर्वे हैं। में पढ़ रहा था दलित वोटर्स का, तो वो आम आदमी पार्टी से खिसक करके उनका जो रुख है, फिर जो रुझान है, वो कांग्रेस की तरफ है। तो ये एक अचीवमेंट के तौर पर इसको देखेंगे, चूंकि लगातार वो संविधान को लेकर के बात उठाई है और बड़ी संजीदगी से और बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित ही, और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उनको उनके हकों को याद दिलाने का काम कर रहे हैं। उनको कौन आपके भला सोच सकता है, कौन आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने की जो ताकतें लगी हैं उनको कैसे काउंटर किया जा सकता है, वो सारी बातें हम इन सम्मेलनों के द्वारा माननीय राहुल गांधी जी बड़े स्पष्ट रूप से वो समझाने में कामयाब हुए हैं। हम देख रहे थे मैनिफेस्टो जो है आपका, वो पढ़ रहे थे, उसमें भी बहुत सारी योजनाओं का आपने जिक्र किया है और कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक में उन योजनाओं को जो है एक तरीके से अमल में लाया जा रहा है, तेलंगाना में या दूसरे स्टेट्स में वैसा ही यहाँ पर करेंगे। स्टेटहुड है नहीं दिल्ली के पास, तो मुश्किल है। वो शीला जी ने बड़ी मुश्किल से किस तरीके से 15 साल की हुकूमत की है, मगर उसके बाद भी उनको याद किया जाता है, उनके डेवलपमेंट को याद किया जाता है। किस तरीके से देख रहे हैं ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं? क्योंकि मतलब ये सवाल उठता है फ्रीबीज का कि भाई फ्रीबीज का एक चलन आ पड़ा है और आम आदमी पार्टी ने शायद उसकी शुरुआत एक तरीके से, और भी बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम अलग अलग पार्टियों ने चलाई, मगर आम आदमी को दिल्ली में खासतौर से ये कहा जाता है बिजली फ्री और ये। तो ये जो फ्रीबीज का मामला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या इसके सहारे मतलब चुनाव जीता जा सकता है? कांग्रेस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो समाज में पिछड़ गया है उसको बराबरी का हक दिया जाए। जहाँ तक फ्रीबीज की बात है, इसी तरीके की योजनाएं आदरणीय शीला दीक्षित जी के समय में भी चला करती थी, और मुझे याद है कि हम भी 100 यूनिट्स सबसे पहले अगर फ्री किसी ने दी तो वो शीला दीक्षित जी ने दी। अगर सिलेंडर्स फ्री बांटने का काम किया, जब सीएनजी, जब केरोसिन से एलपीजी की एलपीजी तरफ पर आए। लाने हाँ। आए तो फ्री सिलेंडर्स देने की बात थी, या बुजुर्गों को पेंशन देने की बात थी, या राशन कार्ड की लिमिट ख़त्म होने के बाद विशेष रूप से अंशश्री योजना शुरू करके उस सेगमेंट को जो छूट गए थे उनको अलग से अंशश्री के तहत उनको जोड़ने का जो काम था, वो कांग्रेस की देन थी। हाँ, उसको हमने प्रचार और प्रसारित नहीं किया फ्री के रूप में, क्योंकि हम उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। ये सोशल इसको प्रचार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरत नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? जी, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किसी भी सरकार की होती है। तो हमने उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उसको फ्री का नाम नहीं दिया, हमने उसको रेवड़ी का नाम नहीं दिया। हाँ, हमने प्रचार नहीं किया, लेकिन निश्चित ही हमारी जो सोच थी वो हमेशा से सबको बराबरी का हक देने की थी, और उसी के चलते आज भी अगर हम 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, 2500 प्रति महिला को देने की बात कर रहे हैं, सिलेंडर 500 में, और
राशन किट देने की बात कर रहे हैं, या युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, या 25 लाख का जो इलाज फ्री करने की बात कर रहे हैं, वो कोई फ्री भी नहीं है, वो कोई रेवड़ी नहीं है। वो आज दिल्ली की जनता जिसके प्रति केंद्र की और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी कि महंगाई कंट्रोल करते, जिम्मेदारी थी कि रोजगार उत्पन्न करते, जिम्मेदारी थी कि साफ पानी देते, पॉल्यूशन ठीक करते। अगर पॉल्यूशन नहीं होता तो आज बीमारियां इतनी नहीं होती और हमें नहीं देने की ज़रूरत पड़ती। अगर पानी ठीक देते तो शायद बीमारियां कम होती। आज महंगाई नहीं इतनी बढ़ती तो शायद इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज जब ज़रूरत है, मैं ये मानता हूँ कि आज जो एक ज़िंदगी की रेल है वो कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई है, और उसको पटरी पे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको मजबूत किया जाए, ख़ासतौर पे उस सेगमेंट को जो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, तो उसको हम सही रास्ते पर लाकर पटरी पे लाना चाहते हैं, ताकि महिलाओं का ध्यान इसमें नहीं रहे कि हमें शाम की जो रसोई है वो कैसे चलेगी। उसकी मुख्य जिम्मेदारी है कि अपने परिवार की अच्छी परवरिश कर सके, और वो तब होती है जब व्यक्ति फाइनेंशियली का थोड़ा मजबूत हो, उसको उसका सपोर्ट समय। मिले, जी, उसी के लिए कर रहे तो हैं। हमारी जी। ये सपोर्ट है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा देखिए, शीला दीक्षित जी तो अब नहीं है दुनिया में, मगर उनके काम को जब भी कोई दिल्ली में निकलता है, ये जो भागती दौड़ती चमचमाती दिल्ली दिखती है, शीला दीक्षित का, कांग्रेस का उसमें बड़ा रोल रहा है। किस तरीके से देखते हैं शीला दीक्षित की कमी तो खलती होगी, महसूस होती होगी, एक तो सवाल ये। दूसरा ये कि क्या कांग्रेस में एकजुटता है, क्योंकि ये ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अंदर, गुटबाजी और ग्रुपबाजी बहुत देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि इस समय किसी प्रकार की कोई गुटबाजी आपको नजर नहीं आती। बिल्कुल। सब बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। और ये बदलाव इसलिए भी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि मैं शुरू में कहा कि दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है, और दिल्ली की जनता के अनुसार जो नेता आज भी गुटबाजी में रहेगा उसको दिल्ली की जनता नकारेगी। और कहीं ना कहीं उस डर से भी, और हमारी संगठन की मजबूती जो हमने 8 महीने में दौरान की है, हमने अपने एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को इज्जत और सम्मान देने का काम किया है, उसको संगठन की जिम्मेदारियां समझाने का काम किया है, उसका असर ज़रूर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। वो मजबूती के साथ इकट्ठा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित ही शीला जी ने वो अहम माइलस्टोन्स दिल्ली के लिए दिए हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो आज हमारे बीच में हैं या नहीं है, लेकिन आज भी दिल्ली का हर एक व्यक्ति उनको उस रूप में देखता है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में किसी ने अगर योगदान दिया तो शीला दीक्षित जी थी। तो उनका सम्मान हर एक सच्चा जो यहाँ का नागरिक है और जिसने दिल्ली को बदलते हुए देखा था, वो उनका सम्मान करेगा ही करेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक ये कि आम आदमी पार्टी में टूट-फूट देखने को मिल रही है। मतलब कई सारे एमएलएज़ जो हैं वो चले गए हैं। कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी में जाएँगे, कुछ कांग्रेस में जाएँगे। कितने लोगों के संपर्क में हैं, क्या है? और इससे उनकी पार्टी टूट रही है, तो इससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी को लगातार उनकी पार्टी के लोग और जनता विशेष रूप से, क्योंकि जनता का रुख बदल गया है, जनता बदलना चाहती है, तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ उभरी थी उसी तेजी के साथ वो वापस जीरो पर जाने को तैयार बैठी है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जनता जो है जब कोई फैसला लेती है तो किसी को जीरो से हीरो बना देती है और हीरो से जीरो बना देती है। तो क्या कहेंगे? तो आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो हीरो आज नज़र आती है, डेटाज में नज़र आती है, वो आने वाले इस 8 तारीख को आप देखेंगे कि वो जीरो पर लाकर समेट देगी। ये जनता का फैसला है। और हम जहाँ जीरो देखते हैं, जीरो जिसमें देख रहे हैं आप लोग, उस जीरो के पहले कौन सा फिगर लगेगा, 5 का लगेगा, 6 का लगेगा, 4 का लगेगा, वो आने वाला समय है। वो आने वाला समय, वो आने वाला समय। क्या कहेंगे? आखिर सवाल ये कि दिल्ली की आवाम से, दिल्ली की जनता से, वोटर्स से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि आप लोगों ने सारे प्रयोग भी करके देख लिए हैं, और कांग्रेस जो हमेशा से सब वर्गों को साथ लेकर चलती है, सबका ध्यान रखती है, सोशल सिक्योरिटी देती है तो उसको फ्रीबी और उसके रूप में नहीं प्रस्तुत करती है, सबका जिम्मेदारी लेकर चलती है। ऐसे समय में एक ऐसी पार्टी जो कांग्रेस है, उसमें आप आपका विश्वास जो वापस लौटा है उसको आप वोट में कन्वर्ट करिए, एक बेहतर दिल्ली बनाने में अपना योगदान दीजिए, ताकि हम एक बेहतर
और सबको साथ लेकर चलने वाली एक बेहतर दिल्ली को हम बनाने का सपना जो है हमारा साकार हो सके। हमसे बात की देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।